नमस्कार, मैं सुनील आप सभी का एजुकेशन प्रवाह यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं उपस्थित हूं आपकी कक्षा में, जिसमें कि मनोविज्ञान का एक विशेष टॉपिक बुद्धि परीक्षण। उसमें भी बुद्धि परीक्षण में हम बिने और साइमन के द्वारा जो इंटेलिजेंस टेस्ट बनाया गया है, बिने साइमन इंटेलिजेंस टेस्ट, उसको आज हम बारीकी से और विस्तृतपूर्ण जानकारी हम लोग इकट्ठा करेंगे। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहें। अगर हम सबसे पहले बुद्धि परीक्षण की अगर बात होती है तो बुद्धि परीक्षण क्यों किया जाता है, इसको हम जान लें कि किसी भी परीक्षण को प्राप्त करने का उद्देश्य, खास करके बुद्धि परीक्षण का उद्देश्य जो होता है वो बुद्धि की माप करने के लिए, अर्थात बुद्धि कितनी है, क्या है, उसके माप के लिए बुद्धि परीक्षण आवश्यक होता है। अगर हम ये बिने साइमन बुद्धि परीक्षण की बात करें तो इन दोनों ने मिलकर के 1905 में, कब 1905 में इन दोनों ने अर्थात बिने और साइमन ने बुद्धि परीक्षण किया है। और ये किस भाषा में थी? तो फ्रेंच भाषा में, फ्रेंच भाषा में थी। ये जो बुद्धि परीक्षण बनाई गई ये फ्रेंच भाषा में इन्होंने बनाया। और ये एक प्रकार का कौन सा बुद्धि परीक्षण था? तो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण था। अर्थात हम इसको कहते हैं, इसमें जो भी एकांशों का प्रयोग किया गया, एकांश मतलब पद, एकांश का मतलब होता है पद, या इसको हम क्या कहेंगे, आइटम्स कहेंगे। ये आइटम्स या एकांश या पद का इन्होंने प्रयोग किया, जो कि पद कैसे थे? तो शाब्दिक पद था। इसी के कारण से इसको शाब्दिक बुद्धि परीक्षण भी कहा जाता है, बिने साइमन परीक्षण को। और ये जो बुद्धि परीक्षण इन्होंने दिया वो वैयक्तिक था। क्या था? वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण इन्होंने दिया है। अर्थात बिने और साइमन ने जो बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया है 1905 में, इन्होंने वैयक्तिक अर्थात इंडिविजुअल था ये। अर्थात ये इसको समूह में आप नहीं कर सकते हैं, इसको इंडिविजुअली जिसकी बुद्धि मापनी है उसके ऊपर इसका प्रयोग किया जा सकता है। और हम देखेंगे तो सबसे पहले चूंकि बिने ने बहुत सारा काम किया है बुद्धि परीक्षण पर, तो इसके कारण से इनको बुद्धि परीक्षण का पिता भी कहा जाता है। क्या? इनको बुद्धि परीक्षण का पिता भी कहा जाता है। द फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट। इनको द फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट कहा जाता है। किसको? बिने को। बिने को पिता भी कहा जाता है बुद्धि परीक्षण का। अब ये हम जान लिए। अब इसमें जब ये क्या था महत्वपूर्ण चीज, फ्रेंच भाषा में इन्होंने किया, दोनों ने मिलकर के, बिने और साइमन ने। ये शाब्दिक बुद्धि परीक्षण था। इसमें एकांशों का प्रयोग किया गया, पदों का प्रयोग किया, आइटम्स का प्रयोग किया गया। ये एक प्रकार का वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण था। और ये बिने को द फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट भी कहा जाता है। अब हम अगर देखेंगे तो इन बुद्धि परीक्षण का बहुत सारा इस्तेमाल हुआ है, और ख़ास करके इसके बहुत बार इनका रिवाइज भी किया गया है, रिवीजन भी किया गया है। तो हम देखेंगे सबसे पहले 1908 में इस बुद्धि परीक्षण का रिवाइज किया गया है, संशोधित किया गया है। और फिर इसके बाद जब 1908 के बाद 1911 में एक महोदय थे, गोडार्ड थे, जो कि इन्होंने अमेरिका में, चूंकि ये अमेरिका के ही मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने गोडार्ड ने 1911 में इस बिने साइमन बुद्धि परीक्षण का अंग्रेजी रूपांतरण किया है। अंग्रेजी रूपांतरण
जब अंग्रेजी रूपांतरण इन्होंने किया है, इसके बाद खास करके ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ है। कौन सा? बिने साइमन परीक्षण। हालांकि इससे पहले भी पॉपुलर था, लेकिन इसकी पॉपुलैरिटी जो है 1911 के बाद ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि इससे पहले ये फ्रेंच भाषा में ही था और फ्रेंच भाषा में होने के कारण इसका दायरा जो था काफ़ी सीमित था। लेकिन जब 1911 में गोडार्ड ने इसको अंग्रेजी भाषा में रूपांतरित किया है, इसके बाद इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा धड़ल्ले से किया जाने लगा और खास करके आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा किस पर किया जाने लगा? तो मंद गति के मंद बुद्धि बालकों पर, मंद बुद्धि के बालकों पर खास करके किया जाने लगा, धड़ल्ले से इसका उपयोग किया जाने लगा। और चूंकि इसमें बहुत सारे, मैंने कहा कि कई बार इसको संशोधित किया गया है, जिसमें आप देखेंगे तो कोलमान के द्वारा, एक कोलमान महोदय थे, कोलमान के द्वारा 1912 में, 1922 में और 1939 में, या और भी अकॉर्ड के द्वारा बहुत सारे अलग अलग प्रकार के लोगों के द्वारा इसका संशोधन किया गया है अलग अलग प्रकार से। अब हम अगर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो इसकी पॉपुलैरिटी मिली है तो वो कब मिली है? तो इसको एक महोदय थे तो टर्मेन के द्वारा 1916 में, टर्मेन के द्वारा 1916 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय जो कि अमेरिका में है, इस अमेरिका में इन्होंने इसका प्रयोग किया, इनको संशोधित किया, वास्तविक में इनको संशोधित किया स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में। जब से इन्होंने संशोधित किया, इसके बाद मतलब जितने भी इसमें बहुत सारे पहले भी संशोधन हुआ है, इसके बाद भी संशोधन हुआ है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण संशोधन था, तो ये कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती है इसके बारे में। तो टर्मेन के द्वारा इस बिने साइमन बुद्धि परीक्षण का संशोधन किया गया 1916 में। कहाँ पर? तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में होने के कारण इसका नाम क्या पड़ जाता है? तो बिने स्टैनफोर्ड या स्टैनफोर्ड बिने। तो कहीं पर अगर आपको बिने स्टैनफोर्ड मिले तो भी घबराइएगा नहीं, अगर कहीं पर आपको स्टैनफोर्ड बिने मिले तो भी घबराइएगा नहीं, दोनों प्रयोग किया जाता है कई बार। तो लेकिन मैक्सिमम जो प्रयोग किया जाता है वो स्टैनफोर्ड बिने किया जाता है। तो इनके संशोधन के बाद, अर्थात टर्मेन के द्वारा जो संशोधन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में किया गया, तो इसके बाद इसका जो नाम हुआ वो स्टैनफोर्ड बिने इंटेलिजेंस टेस्ट के नाम से इसका संशोधन हुआ। लेकिन पहली बार, इससे पहले बुद्धि की माप के लिए इसको किया जाता था, लेकिन पहली बार बुद्धि लब्धि के लिए इसका प्रयोग किया जाने लगा। किसके लिए? बुद्धि लब्धि के लिए इसका प्रयोग, वैयक्तिक रूप में बुद्धि लब्धि के लिए इसका प्रयोग किया जाने लगा इस संशोधन के उपरांत। इसमें कई सारे आइटम्स भी निकाले गए इस संशोधन में। कई सारे जो आइटम्स थे, कई सारे जो पद थे, इसको निकाले भी गए, कई सारे पद को जोड़े भी गए, कई सारे जो प्रश्न थे उसको हटाए गए, कई सारे ऐसे प्रश्न थे जिसको कि जोड़े गए। अब ये जोड़े घटाए क्यों गए? कुछ सारे पद जोड़े गए, कुछ पदों को हटाए गए, तो जिससे कि कम उम्र के बालकों से लेकर के अधिक उम्र के बालकों तक इसका जो दायरा है उसको बढ़ाया जाए, इसके कारण इसमें घटाए और जोड़े गए। अब इसके बाद 1937 में, कब? इसके बाद जो किया गया वो आपका 1937 में ये किया गया आपका टर्मेन तथा मेरिल, इसको संशोधित पुनः किया गया। इन्होंने पहली बार टर्मेन ने किया था, उसके बाद 1937 में टर्मेन और मेरिल दोनों मिलकर के इसका संशोधन पुनः करते हैं, जिसका नाम किया हुआ तो 1937 बिनेट, ठीक है,
द 1937 विनय। तो इसका नाम इसके बाद 1937 में जो किया गया, इसमें मुख्य रूप से क्या संशोधन किया गया, इस संशोधन के उपरांत 2 साल से लेकर के वयस्कता वाले जो व्यक्ति होते हैं उसकी बुद्धिमाप का इसमें उसके लिए बुद्धिमाप का प्रयोग किया जा सकता था। इसमें मुख्य रूप से ये किया गया। फिर इसके बाद 1960 में इसका रिवीजन होता है। कब? 1960 में। जब 1960 में इसका रिवीजन होता है तो इसमें क्या हुआ कि इसमें 2 वर्ष से लेकर के 22 साल और 11 महीने, 22 साल 2 वर्ष से लेकर के 22 साल 11 महीने तक के जो व्यक्ति हैं उसका भी बुद्धि लब्धि का माप किया जा सकता था। इसमें यह खासियत हुई। किसमें? तो 1960 में जो बुद्धि परीक्षण को इसमें संशोधित किया गया उसके माध्यम से। फिर 1960 के बाद 1973। कब? 1973 में इस संशोधन में एक मानक के रूप में, क्या मानक, एक मानक के रूप में इस परीक्षण को स्थापित किया गया। एक मानक के रूप में जब स्थापित किया गया तो इस परीक्षण का जो रूप था वो बहुत ही विश्वसनीय और बहुत ही वैध था, अर्थात रिलायबल भी था और वैलिड भी था। जो विश्वसनीयता जो इसकी थी वो 0.90 और इसकी जो वैधता जो थी वो 0.75। तो इसको एक मानक के रूप में 1973 में प्रस्तुत किया गया, जिसकी वैधता भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी विश्वसनीयता भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। विश्वसनीयता को देखेंगे तो 0.90% और अगर वैधता को देखेंगे तो 0.75। तो इसके माध्यम से इसको खास करके इसलिए बहुत ज़्यादा उपयोगी और बहुत ही श्रेयस्कारी माना गया क्योंकि ये इसमें जो जितने भी एकांश थे, अर्थात जितने भी पद थे, जितने भी आइटम्स थे, वो एकदम से इतने खास थे और इतने सटीक थे कि वो जितने उम्र के बालक बच्चे थे उसको उस उम्र में बहुत ही आसान शब्दों में, आसान दिशाओं में उसके बुद्धि का माप किया जा सकता था। इसके कारण से बहुत ही इसको मानक समझा गया, बहुत ही विश्वसनीय, बहुत ही वैध समझा गया। तो मुख्य रूप से मैंने विनय साइमन बुद्धि परीक्षण को आज मैंने प्रस्तुत किया और मुझे लगता है कि आपको इसके बारे में ज़रूर समझ में आया होगा। इसी प्रकार से पढ़ने के लिए आप एजुकेशन प्रभा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट कीजिए और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।